नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्मण धारा के YouTube चैनल में आपका फिर से प्यारे साथियों। कल अपन जहाँ चर्चा कर रहे थे उससे आज अपन आगे बातचीत करेंगे। तो क्लास 12th के NCERT नोट्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर का आज अपना दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है जो कि लक्ष्मण धारा के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो NCERT नोट्स इतिहास भाग 1 करके आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। वहाँ से आप सारे वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए कल की बातों को पुनः रिवाइज करते हुए अपन वापस आगे बढ़ते हैं। चलो, कल अपन ईंट मन के तथा अस्थियों के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपन ने देखा कि हड़प्पाई मोहर जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु मानी जा सकती है और ये सेल खड़ी नमक पत्थर से बनाई जाती थी। इसके ऊपर जानवरों का चित्रांकन हुआ करता था और एक लिपि भी उत्कीर्ण है जिसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है, यानी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। और संस्कृति शब्द का एक विशेष क्षेत्र में जो विशिष्ट संस्कृति शैली होती है उसके बारे में बातचीत की थी। और हड़प्पा के काल के निर्धारण की बात करें तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। और हड़प्पा को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो आरंभिक हड़प्पा और दूसरा प्रवर्ती हड़प्पा, जिसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी नाम दिया जाता है। के बाद में अपन ने बात की थी हड़प्पा संस्कृति के जो विकसित पूरा स्थल है, जिसके अंदर अपन ने मांडा है, राखी गढ़ी है, मीठाथल है, बनावली है, कालीबंगा है, धोलावीरा है। ये सारे जो स्थल है वो अपने लोथल है जो गुजरात में, नागेश्वर है, रंगपुर है, ये तो अपने भारत के अंदर है। उसके बाद में हड़प्पा, गंभीरी वाला, कोट दीजी, चनुदड़ हो, आमिरी, बालकोट, मोहनजोदाड़ो, सुतकांगेडोर, ये जो स्थल है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित। उसके बाद में आरंभ में अपन ने देखा था कि मृद भांड संस्कृति वाली जो हड़प्पा सभ्यता है वो विकसित हुई थी और उसके बाद में विकसित हड़प्पा सभ्यता के अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं। निर्वाह के तरीकों के अंदर बात करें तो जानवरों के साथ साथ जो पेड़ पौधे थे उनसे भी वो भोजन प्राप्त करते थे, साथ में जो मछली है उसके भी अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। और आगे बात करें तो पूरा वनस्पति विज्ञ जो है, वनस्पतिज्ञ है, उनसे अगर उनके अध्ययन से बातचीत करें तो गेहूं, जो दाल, सफ़ेद चना और तिल के अवशेष अपने को मिलते हैं। इसका मतलब वो खेती करते थे। बाजरे के दाने की बात करें तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं और चावल जो अपेक्षाकृत अपने को कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि ये एक शुष्क, अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र था। और आपको पता है कि चावल उत्पादन के लिए अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक पानी वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा स्थलों की बात करें तो पालतू जानवरों में मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां प्राप्त होती है। और जंगली प्रजातियों में बात करें तो वरहा मतलब सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां अपने को प्राप्त होती है। साथ ही मछली और पक्षियों के भी अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ा था कि कोलिस्तान और जो हरियाणा में जो बनावली है वहाँ से अपने को मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिलते हैं। और कालीबंगा राजस्थान, जहाँ से जुते हुए खेल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चमकोण पर एक दूसरे को काटते हैं और इससे अपने को अंदाजा ये लगता है कि वो एक साथ शायद दो फसल का उत्पादन करते होंगे। और अधिकांश हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है और जहाँ सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरदगुई नामक एक हड़प्पा स्थल है जहाँ से अपने को नहरों के अवशेष मिलते हैं। पंजाब और सिंध में ऐसे कोई अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। अगर भारत के धौलावीरा की बात करें तो वहाँ पे कुछ जलाशय बने हुए हैं, तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इनका उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए किया जाता होगा। आगे बात करें तो अवतल चक्कियाँ के प्रमाण मिलते हैं अपने को। मोहनजोदाड़ो के बारे में अपन ने पढ़ा था कि दुर्ग जो है वो ऊंचले स्थान पर था, निचला शहर जो था जिसे निचला शहर नाम दिया गया। और दुर्ग के चारों ओर चार दीवारी हुआ करती थी, निचले शहर के भी चारों ओर चार दीवारी हुआ करती थी। और उन्हें पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है। और ईंटें बिल्कुल पकी हुई थी। और सड़कों और गलियों की ग्रिड प्रणाली हुआ करती थी। स्नानघर हुआ करते थे जिनका कनेक्शन बिल्कुल जो बाहर नाली होती है उससे हुआ करता था। और छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। ठीक है। और कई घरों के आगे कुओं के भी अवशेष मिले हैं, लगभग 700 कुओं के आसपास अपन ने बातचीत की थी। और लोथल के आवास के जो निर्माण है उनका निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, लेकिन पक्की ईंटें से उनकी नालियाँ बनाई गई थी। और एक अपन ने ये देखा था कि लोथल जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, वहाँ पे दुर्ग जो है वो चार दीवारी से तो घिरा हुआ नहीं था, लेकिन एक ऊंचाई वाले स्थान पर बनाया गया था। इतनी बातचीत अपने हो गई थी और आगे आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है स्नानघर। तो उम्मीद करता हूँ रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। आप नोट्स या जो भी पीडीएफ लेके बैठे होंगे, या पीडीएफ आपको अभी नहीं मिली है तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक है।
आगे अपन बात करेंगे स्नानघर की। वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करें स्नानघर की। देखो, विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ होता था। देखो, एक मतलब इस तरीके से स्नानघर हुआ करता था जिसके चारों तरफ गलियारे हुआ करते थे। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी हुई होती। ध्यान रखना, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी भाग जो है उनमें दो दो सीढ़ियां बनी हुई। जैसे देखो कि आपको यहाँ चित्र में आपको दिख रहा हो, है ना। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया, यानी जो इसके किनारे हैं उनमें क्या किया गया, ईंटों को जमाया गया है। वहां जिप्सम का जो गारा हुआ होता है उसको क्या किया है, गीला करके वहां से उसको पोत दिया गया ताकि जल है वो बाहर नहीं जा सके। इसके तीनों और कक्ष बने हुए हैं जिनमें एक बड़ा कुआं था। अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके तीनों और कक्ष बने हुए और उनके पास में एक अपने को कुआं मिलता है, और अपन आइडिया लगा सकते हैं कि उसी कुएं से उसके अंदर पानी का स्रोत या उसमें पानी डाला जाता होगा। जलाशयों से पानी एक बड़े नाले में बह जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन जलाशयों का जो पानी है या जो स्नानघर का जो पानी है, इसके इस तरीके से एक व्यवस्था की गई है कि वो एक का पानी जो है बिल्कुल एक नाले में बहा जाता है, ठीक है। बाद में इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर भी बनवाए गए थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। किसी अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग हुआ करता होगा। देखो, स्नानघर से अपने को विशेष रूप से क्या बात ध्यान रखनी है कि देखो, स्नानघर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति है, इसके अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। एक विशाल आयताकार स्रोत हुआ करता था और इसके अंदर सीढ़ियां हुआ करती थी। जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है इससे जल को रोकने के लिए, और पास में कुआं भी है जिससे वो जल लेते थे। और दूसरी बात यह है कि पास में छोटे छोटे स्नानघर भी बनाए गए थे ताकि वो वहाँ आपके कपड़े बदल सकते हो या इस तरीके से कुछ। और आइडिया ये लगाया जाता है कि इस स्नानघर का उपयोग कोई विशिष्ट अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा, बड़ा सा तरीके से कोई धार्मिक कार्य हुआ हो करता होगा उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे समाधान प्रणाली किस तरीके। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त का मतलब एक इस तरीके से गड्ढा किया जाता था, उसमें दफनाया जाता था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चनाई की गई। देखो, कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे क्या किया गया, ईंटों की चुनाई की गई थी। किसकी चुनाई की गई थी, ईंटों की चुनाई की गई थी, जिसके अंदर जैसे कि अलग अलग अपने को संस्कृतियां देखने को मिलती है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर अपन देखेंगे तो समाधान जो है वो एक तो मिलते हैं गर्त। दूसरी बात यह है कि कुछ समाधान पद्धतियां अपने को ऐसी मिलती है जहाँ पे ईंटों की चिनाई की गई। जो सतह है, सतह पर क्या किया गया, ईंटें बिछाई गई थी, ठीक है। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिलते हैं तो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता। अब देखो, जैसे कि मैंने चित्र में भी ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे एक मृतक शरीर पड़ा है, ठीक है। इस मृतक शरीर के पास में इस तरीके से ये इसका सामान भी इसके साथ में दफनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि उनकी जो प्रिय वस्तुएं हुआ करती थी उनको साथ में दफना दिया जाता था ताकि वो मृत्यु उपरांत उसका भी उपयोग कर सकते हो। पुरुषों और महिलाओं के दोनों के समाधान से आभूषण मिले, इसका मतलब ये है कि वहाँ आभूषण जैसी कोई पहनने या आभूषण जैसी कोई परंपरा रही होगी। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस पर, यानी एक प्रकार का उपरत्न है, के मणके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ में भी दफनाया जाता था। तो ये जो चीजें हैं ये अपने को याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेषता वाले प्रश्न में इस तरीके का सवाल दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा के समाधान से संबंधित नहीं है। एक बार पुनः इन चीजों को देख लें कि हड़प्पा के अंदर जो समाधान थे वो आमतौर पर गर्तों के अंदर दफनाए जाते थे, और जो गर्त हुआ करते थे उनकी बनावट बिल्कुल भी एक जैसी नहीं हुआ करती थी, अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है। और कई बार तो कुछ जगहों पर जो गर्त हुआ करते थे उनका जो सतह हुआ करती थी वो ईंटों की
चिनाई करके बनाई जाती, ठीक है। और कुछ जो कब्रें हैं उनके अंदर मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं, ठीक है। और पुरुष और महिलाओं दोनों के स्वाधान से अपने को आभूषण मिले। इसका मतलब ये है कि पुरुष भी आभूषण पहनते होंगे और महिलाएं भी आभूषण पहनती होगी। और 1900 दशक के अंदर तो मध्य हड़प्पा में एक कब्रिस्तान के उत्खनन से अपने को एक पुरुष की खोपड़ी के पास में एक शंख मिला है, 3 छल्ले, जैस्पर, मन के सैकड़ों की संख्या में शुष्क मनकों सूक्ष्म मनकों से बना हुआ आभूषण भी मिला है। और कहीं कहीं तो मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ में भी दफनाया जाता था, जो कि आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है। ये इस तरीके का जो है वो आपके तांबे का बर्तन है, सॉरी दर्पण है। उसके बाद में बात करें फ्यांस की, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। एक तरीके का फ्यांस क्या हुआ है कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका एक मिश्रण तैयार किया गया है, और उस मिश्रण से बनाया गया पदार्थ जो है वो फ्यांस कहलाता है। फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, यानी जो सेंट वगैरह रखते हैं ना, परफ्यूम, उसके लिए शायद इनका प्रयोग किया जाता था। अधिकांशतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। ये जो फ्यांस के जो बर्तन हैं वो अपने को अधिकतर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलते हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से अपने को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके के जो बर्तन हैं वो अपने को कहाँ से देखने को मिलते हैं? इस तरीके के जो बर्तन हैं वो सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं अपने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। उसके बाद में बात करें सूक्ष्म अध्ययन के रूप में, तो अपन ने ऊपर जो अध्ययन किया था वो था आपके मोहनजोदाड़ो का। अभी बात करें चनुदड़ो, ठीक है। यह बस्ती शिल्प कार्यों में मन के बनाना, देखो चनुदड़ो जो है वो आपके शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। शिल्प कार्यों में किसके लिए प्रसिद्ध था? मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम, मोहर निर्माण और बाट बनाने जैसे संबंधित कार्य आपके चनुदड़ो के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि चनुदड़ो किन शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था? मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु क्रम, मोहर निर्माण और बाट बनाने जैसे कार्य जो है वो आपके चनुदड़ो में किए जाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय। कॉर्लियन एक सुंदर लाल रंग का पत्थर हुआ करता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के मन के बनाने में होता था। देखो ये जो मन के है उन मनकों का निर्माण कौन से पदार्थों को मिलाकर किया जाता था? देखो कॉर्निलियन एक सुंदर लाल रंग का पत्थर हुआ करता था, ठीक है। जैस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, सेल खड़ी है, उसके बाद में तांबा, कांसा, सोने जैसी जो धातुएं हुआ करती थी, इन सबको मिला करके क्या किया जाता था? आपके मन के तैयार किए जाते थे। इसके कई आकार हुआ करते थे, जैसे जैसे चक्राकार है, बेलनाकार है, गोलाकार है, ढोलाकार है, खंडित, इस प्रकार के कई आकार हुआ करते थे। तो ये जो चीजें हैं वो अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चनुदड़ो में शिल्प कार्य संबंधित कार्य किया जाता था, और कौन कौन से इसमें उपयोग किए जाते थे और इनका आकार किस तरीके से हुआ करता था। ये सारी चीजें जो है वो अपन इसके अंदर देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नागेश्वर गुजरात तथा बालकोट पाकिस्तान को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र के तट के समीप हैं, और ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करशियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र के रूप में जाने गए। ये बात भी आप विशेष रूप से नोट करें। नागेश्वर जो आपके गुजरात में स्थित है और बालाकोट जो आपके पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये दोनों ही समुद्र के निकट बस्तियां। तो पहला क्वेश्चन यही कंफर्म हो जाता है, निम्न में से कौन सी बस्तियां जो है वो समुद्र के तट के समीप स्थित थी? क्या है? तो नागेश्वर और बालाकोट। और ये शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थी। अब आपको पता है शंख जो है वो समुद्र के किनारे ही ज्यादातर अपने को मिलते हैं, ठीक है। समुद्री जीवों के माध्यम से ही वो बढ़ते हैं। शंख के लिए अगर प्रसिद्ध अपने बात करें सभ्यता स्थल की, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? नागेश्वर, ठीक है। समुद्र और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था, ठीक है ना। समुद्र और लोथल के अंदर जो भी माल तैयार होता था वो माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों के लिए लाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, तो ध्यान रखना नागेश्वर और बालाकोट जो सभ्यताएं थी इनके अंदर शंख बिल्कुल आसानी से उपलब्ध था। ऐसे ही कुछ अन्य पुरा स्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सोर्दगुई। बताओ सोर्दगुई किसके लिए फेमस है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
जिसकी चर्चा अपन ऊपर कर चुके हैं। सोर्तगुई जो आपका सभ्यता स्थल है वो चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो अन्यथा कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्दमणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका सोर्तगुई नामक स्थान है जो अफगानिस्तान में स्थित है, ये लाल रंग का एक पत्थर हुआ करता था जिसका नाम है लाजवर्द मणि, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत। लोथल जो कॉर्निलियन गुजरात में भड़ोस जगह है वहां पे स्थित है लोथल। और सेलखड़ी जो दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इनमें व्यापार जो था किन किन चीजों का हुआ करता था। तो नीले रंग का जो स्रोत जो लाल नीले रंग का जो पत्थर है इसका स्रोत था आपका अफगानिस्तान के अंदर सोर्तगुई। और लोथल जो कॉर्निलियन जो पत्थर है उसका स्रोत हुआ करता था। सेलखड़ी जो दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से प्राप्त हुआ करता था। और धातु में बात करें तो आपके राजस्थान का खेतड़ी झुंझुनू है, देखो नीचे दिया हुआ है, राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए और दक्षिणी जो भारत है वो आपके सोने के लिए सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विक विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। अब अपन जब राजस्थान के संदर्भ में इन चीजों को पढ़ते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति सभ्यता पढ़ते हैं, जो आपके खेतड़ी के आसपास जो साक्ष्य मिले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। इस संस्कृति के विषय विशिष्ट मृदभांड हड़पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो ध्यान रखना कि तांबे का जो व्यापार है वो किसके साथ में हुआ करता था हड़प्पा के लोगों का, तो अपने राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू से हुआ करता। आगे हांजा पक्षी जो है वो मोर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, इसमें शब्द प्रयोग हुआ है हांजा। हांजा जो है वो मोर पक्षी को कहा जाता है। और मेसोपोटामिया का लेख मलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। ये प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने पढ़ा था। तो मैं जब इसके आपको वन लाइनर करवाऊंगा तब इस चीज को आपको बताऊंगा कि मेसोपोटामिया का एक शहर है जिसका नाम है लेख मलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। ठीक है। और ये इस तरीके से अपने को मोहरें मिली हैं एक श्रृंगी बैल वाली। और यहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया के कुछ व्यापारिक केंद्रों के ये इस तरीके से मार्ग मिले हैं कि किस तरीके से वो जाते थे इस तरीके से। और ये एक नाव का चित्र भी है, एक अपने को मोहर प्राप्त होती है जिसके अंदर नाव बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि वो लोग नाव से भी व्यापार करते होंगे। और ये एक मुद्रा अंकन मोहर है जिसकी चर्चा अपन नीचे करने वाले हैं। मोहर और मुद्रा अंकन, देखो मोहरों और मुद्रा अंकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। उदाहरणतः मैं अगर आपको समझाऊं कि वर्तमान समय में अपने को कोई चीज अगर मंगानी है तो अपन डायरेक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट इन चीजों से मंगा लेते हैं, ठीक है ना। तो उस समय व्यापार का तरीका क्या हुआ करता था कि जैसे मेरे को ये बोतल किसी दूसरे क्षेत्र में भेजनी है, जैसे आपके पास भेजनी है, ठीक है, मैं क्या करता था, इसको पैक करके इसके ऊपर मिट्टी पोत करके उसके ऊपर एक उसको मुद्रांकन कर देता था, ठीक है ना, जो जिस क्षेत्र से जा रही है। जैसे मान लो कि मैं हड़प्पा निवासी हूँ और मुझे मान लो मैं राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू का निवासी हूँ और मुझे ये तांबे की जो बोतल है वो हड़प्पा में भेजनी, तो मैं इसको पैक करके इसके ऊपर वो मिट्टी का पोत करके उसके ऊपर ऐसे ठप्पा लगा देता था। ठीक है। फिर वो जब वहां पहुंचती थी, अगर ये सुरक्षित है, ये ऊपर से मिट्टी टूटी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस सामान के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर टूटी हुई है तो इसका मतलब है कि वहां उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है। तो इससे कहते हैं मुद्रांकन। ठीक है, पानी पी लेते हैं। अधिकांशतः अभिलेख संक्षिप्त हैं, लंबे समय से अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें सबसे लंबा अभिलेख है जिसके अंदर 26 चिन्ह मिले हैं। ऐसे एक अभिलेख लिखा हुआ है इसके अंदर सबसे अधिक चिन्ह जो मिले हैं उनकी संख्या 26 है। और कुल चिन्हों की बात करें तो टोटल 375 से 400 के बीच में। तो आप कहोगे कि सर हमारे को समझ में नहीं आया। जैसे कि मैं आपको एक पेज बताऊं, ठीक है, जैसे कि मान लो एक ये सबसे लंबा अभिलेख है, इस ये मान लो ये सबसे लंबा अभिलेख है। इस अभिलेख के अंदर अगर चिन्हों की बात करें तो 26 मिले। लेकिन ओवरऑल अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें
उसमें ओवरऑल जो चिन्ह मिले हैं उनके अंदर संख्या जो है वो 375 से लेकर के 400 के बीच में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अधिकांश जो अभिलेख है वो बिल्कुल संक्षिप्त है, लेकिन एक सबसे बड़ा अभिलेख अपने को प्राप्त हुए जिसमें से लगभग 26 चिन्ह जो अपने को प्राप्त होते हैं। अगर आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ध्यान दें, बाट देखो, विनियमन बाटों की एक सूक्ष्म या शुद्ध परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। जो बाट हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि वहां जो बाट प्रयोग होते थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नामक एक पत्थर हुआ करता था, उससे बनाए जाते थे। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे और इनका जो आकार हुआ करता था वो घनाकार हुआ करता था। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से लेकर के 12,800 तक था। और ये जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मंत्रकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी अपने को इस सभ्यताओं से मिलते हैं। तो बाट से संबंधित भी आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इनके प्रश्न जो बनेंगे वो विशेषता वाले ही बनेंगे। बाट से संबंधित कौन सी विशेषता थी, बाट किन पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे। तो चर्ट नामक पत्थर से बाट बनते थे, इनका आकार घनाकार हुआ करता था। इनके बाटों के जो निचले मानदंड जो थे वो द्विआधारी थे, जिसमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर के 12,800 तक था। जबकि ऊपरी मानदंड जो प्रणाली जो थी वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करती थी। और जो छोटे पार्ट हुआ करते थे उनका प्रयोग आभूषणों और छोटे जो मन के हुआ करते थे उनको तोड़ने के लिए किया जाता था। और धातु के बने तराजू के पलड़े भी अपने को इन सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। आगे है उत्तर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों की बात करें तो ये आपका स्वात है और उत्तरवर्ती ईसवाल है, रंगपुर बीसी है। तो झुक्कर और जाकर सभ्यता ये भी अपन पढ़ते हैं, तो ये भी आपके उत्तर हड़प्पा का क्षेत्र है। अब बात करें सभ्यताओं के पतन के कारण। ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसके पतन के पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि जलवायु में परिवर्तन। हालांकि आप बहुत सारी किताबों के अंदर अलग अलग फैक्ट पढ़ते होंगे, लेकिन एनसीईआरटी 12th क्लास के अंदर अपन देखेंगे तो इसमें जलवायु परिवर्तन है। उसके बाद में भाई वनों की कटाई कर दी गई होगी। उसके बाद में देखें तो अत्यधिक कोई बाढ़ वगैरह आ गई होगी। उसके बाद में देखें तो नदियां सूख गई होगी या उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया होगा, या फिर भूमि अत्यधिक उपयोग में सम्मिलित हो गई, जिससे क्या है कि ये बस्तियां हैं वो बिल्कुल जैसे उजड़ गई होगी। आगे बात करें, डेडमैन लेन एक संकरी गली जिसकी चौड़ाई लगभग 3 से 6 फीट के बीच में तक परिवर्ती है। और वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग, एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। और ये सभी बहुत ही भुरभुरी अवस्था में मिली है। ये धड़पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के आधार पर आधारित किया गया। तो एक डेड मैन लेन एक संकरी गली मिली है जिसके अंदर अपने को इस तरीके के अवशेष मिलते हैं। कहा यह जाता है कि शायद कोई हमला वगैरह हो रहा होगा या फिर किसी ने आक्रमण किया होगा। ये एक दो संकेत ही मिले हैं, तो इन अवशेषों को अपन पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा जिसकी वजह से ये बस्तियां उजड़ गई होगी, लेकिन लोग ऐसा एक अंदाजा लगाते। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम थे। ठीक है। एन H.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 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 3,000 वर्ष पीछे छोड़ा। ठीक है। और उसके बाद में 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने E.M. विलर ने इस समस्या का निदान किया। तो ध्यान रखें 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन बनते हैं, जनरल I.E.M. विलर। उसके बाद में काल रेखा बात करें तो 20 लाख वर्ष पूर्व जो है वो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है। 80,000 के बीच में मध्य पूरा पाषाण काल है। 35,000 के बाद में उच्च पूरा पाषाण है। ठीक है, नव पाषाण, ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी, आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद में बात करें हड़प्पाई मोहर पर कनिंगम रिपोर्ट कब आती है, 1875 में आती है। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ होता है, 1921। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1925। और व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन और 1946। HR राव द्वारा लोथन में खुदाई कार्य 1955 में। BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन कार्य 1960 के दशक में। और MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण कार्य आपके 1974 में प्रारंभ किया जाता है।
जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण कब होते हैं? 1980 में। तो ये जो सारी डेट्स हैं वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी। अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का कार्य कम प्रारंभ होता है? तो 1986 में होता है। और RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खनन कार्य 1990 में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपके वन लाइनर जीके की क्वेश्चनों की। तो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय। आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको PDF का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, जहां से आप इस चैप्टर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर से बनने वाले 100 से अधिक वन लाइनर जीके के क्वेश्चनों की बातचीत करेंगे। पहले तो मैं उनकी चर्चा आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा, उसके बाद में उनका MCQ जो टेस्ट है उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के जो अगला वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आप डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करके गूगल फॉर्म में जा करके उसको देख करके सबमिट करके आप अपना स्कोर उसमें देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।